हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारा एक नया और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। सो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू कल्चर को कंप्लीट कर दिया है। नाउ आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है अबाउट द माइक्रो प्रोपेगेशन। इसी को क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। सो क्या होता है माइक्रो प्रोपेगेशन? प्रोपेगेशन का मीनिंग होता है अगर हम कुछ न्यू सिंथेसाइज कर रहे हैं या फिर कुछ न्यू कंप्लीट ग्रो कर रहे हैं, इसे प्रोपेगेशन कहा जाता है। माइक्रो का मीनिंग है कि हमें एक माइक्रो स्केल के ऊपर या फिर माइक्रो स्केल पर कुछ हम छोटा सा पार्ट लेकर इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो करने वाला है, इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। सो माइक्रो प्रोपेगेशन को ही क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। सो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इस माइक्रो प्रोपेगेशन में हमें ऑर्गन्स बनाने हैं या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है वाया द शूट्स। शूट का कोई एक पार्ट यूज करके इसको हम कंप्लीट ग्रो करते हैं और ये काफी ज्यादा अपनाई हुई टेक्निक है इंडिया में, जिसमें हम कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई इस तरह का प्लांट है, ये प्लांट काफी रेयर है, सो इस प्लांट का सिर्फ शूट का मान लीजिए कि इतना ही लीफ का अगर हमने कुछ पार्ट यूज किया है, उतने पार्ट से ही इस प्लांट को कंप्लीटली रीजनरेट किया है, देन इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। और इसमें हम प्लांट को कंप्लीटली रीजनरेट यानी फिर से सेम प्लांट को बना सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि क्लोन का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम, या फिर जैसे जेरोक्स कॉपी होती है उसी तरह। सो अगर किसी रीजनरेशन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सो इसमें जो भी एक कॉपी बन के तैयार होती है कंप्लीटली अपने पेरेंट की तरह होती है या फिर अपने पेरेंट का क्लोन होता है, बिकॉज इसमें मिक्सिंग, वेरिएशन ये सब कुछ होता ही नहीं है। सो दैट्स वाई माइक्रो प्रोपेगेशन से भी हमें जो प्लांट मिलते हैं ये क्लोन होते हैं, दैट्स वाई इसे क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। नाउ इसी को क्लोनल प्रोपेगेशन कहा जाता है बिकॉज इस प्रोसेस में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई भी मिक्सिंग वगैरह नहीं होता है, इसलिए पेरेंट की तरह ही आने वाला जनरेशन 100% रहने वाला है। ये जो प्रोसेस है अपने इंडिया के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनाया हुआ है और काफ़ी इंडस्ट्री ने भी इसको सपोर्ट किया है। कौन कौन सी इंडस्ट्री इस वाले टेक्निक को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन करती है? सो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो बस दिखावे के लिए, शो के लिए है, खूबसूरती के लिए है। फिर इसमें काफ़ी स्पेसीज आती है प्लांट्स की, लाइक ऑर्चिड्स की स्पेसीज आती है या फिर कुछ क्रिसैंथेमम स्पेसीज आती है, देन यूकैलिप्टस एक्सेट्रा, ऐसे स्पेसीज जो ऑर्नामेंटल यानी खूबसूरती के लिए, दिखावे के लिए, शो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ प्लांट के स्पेसीज इसके अंडर आते हैं। और कुछ फ्रूट्स भी आते हैं लाइक ग्रेप्स, सिट्रस एंड बनाना। सो ये सब फ्रूट्स के भी प्रोपेगेशन के लिए इस वाली टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अभी माइक्रो प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सो इसके एडवांटेजेस ये है कि हमें सबसे पहले जो प्लांट मिलता है इसका मल्टीप्लीकेशन रैपिड होता है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन। हमें कम टाइम में काफी ज्यादा मिल जाता है। सो रैपिड मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर दैट एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स मिल जाते हैं एक शॉर्ट पीरियड में और एक स्मॉल स्पेस में, यानी जो स्पेस रिक्वायर्ड है हमें ये होती है स्मॉल स्पेस। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अभी ये सब जो भी प्लांट्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं थ्रू आउट द ईयर, ये सब अंडर कंट्रोल कंडीशन और इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन होते हैं, यानी सीजन का कोई बात ही नहीं रहता इसमें। ग्रेप्स सीजन को छोड़ के उसके हर एक सीजन में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सो ये स्पेशलिटी होती है इस प्रोपेगेशन की। ओके, सो यहाँ पे सीजन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं लागू होता अगर हम इस वाले टेक्निक को यूज करते। सो सीजन का कोई भी क्राइटेरिया किसी भी प्लांट के लिए यहाँ पे काम नहीं करता। ओके, इसके बाद में आता है जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, यानी कि क्लोन्स बन जाते हैं। सो इसलिए क्या होता है, जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे हमारे प्लांट के या फिर हमने जो भी एक्सप्लांट यूज किया था ये कांस्टेंट रहता है। सो क्लोन्स में क्या रहता है, कॉन्स्टेंटली डिजायर्ड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स चेंज होने का तो बात ही नहीं आती यहाँ पे, बिकॉज कहीं पे भी मिक्सिंग ही नहीं होता है। और कुछ जो रेयर प्लांट्स हैं या फिर ऐसे स्पेसीज जो कि शायद अभी खत्म हो जाएगी इस अर्थ से, सो ऐसे प्लांट के कंजर्वेशन के लिए या फिर इन्हें हमारे नेचर में बनाए रखने के लिए इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो कुछ जो रेयर प्लांट है या फिर कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, सो इनको हम इस टेक्निक से मल्टीप्लाई करके स्टोर और सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस
कुछ आपको एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर दिए हुए हैं। सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द टिश्यू कल्चर। कहाँ कहाँ पे है? सो उसमें फर्स्ट आता है इन द फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगल में। अभी भाई जंगल में प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या यूज हो सकता है? सो मान लीजिए कि हमारे जंगलों में जितने भी अलग अलग काफी अनमोल जैसे स्पेसीज थे जो काफी यूजफुल है, ऐसे स्पेसीज जो आजकल इंडेंजर्ड कंडीशन में, यानी कि इनका होना अभी शायद खत्म ही हो जाएगा। सो ऐसे सभी स्पेसीज को हम सेव करने के लिए टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस दोनों भी टेक्निक का। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी है, देन कुछ फिजियोलॉजी में भी आता है। काफ़ी अलग अलग कंडीशंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले इसलिए यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको टिश्यू कल्चर के दिए हुए हैं। देन इसके बाद हमें देखना है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए एक फ्लो डायग्राम, यस, ये आपको बुक में दिया हुआ है। सो इसमें कंप्लीट डायग्राम को एक्सप्लेन, मतलब पूरा जो प्रोसेस था इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक स्टेप को। सो ये आपको एक बार खुद से देख लेना है। देन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ द बनाना, कौन कौन से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। सो बनाना के हाई यील्डिंग में आता है श्रीमती, वैरायटीज है, देखो ये नाम है वैरायटीज के, श्रीमती। सो ये बनाना है जो हाई यील्डिंग वैरायटी है बनाना की। इसके बाद में है बासाराई, बासाराई G9, और ये तीनों भी हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैरायटीज है। और ये किसकी वैरायटी है बच्चों? ये है बनाना की वैरायटी। सो इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड। सो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन। सो क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन? सो ना वो प्रोटीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे फूड का या फिर न्यूट्रिशन का, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए, या फिर हमारी कंप्लीट बॉडी जो होती है ये प्रोटीन से बनी होती है। इतना तो आपको पता होगा, दैट इज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी को बनाने के लिए सबसे मेन काम होता है प्रोटीन का। और अगर ऐसे प्रोटीन हमारे फूड में या फिर हमारे न्यूट्रिशन में कम है, रेयर है, सो इसका एडवर्स इफेक्ट पाया जाता है उनके हमारे हेल्थ पे। सो दैट्स वाई ऐसा ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल किया जाए। सो इस प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बाय 2050 यानी 2050 तक जो हमारा वर्ल्ड है इसमें नीड है एटलीस्ट 1250 मिलियन टन्स ऑफ द मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। हर साल इतना चाहिए, तब जाके हमारे सबका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ये एक ऑल ओवर पूरे एक वर्ल्ड वाइड डिमांड बताई गई है। इसके बाद में हाउएवर जो प्रोटीन का डिमांड है करंटली, सो टू मीट दैट सस्टेनेबली बाय इंक्रीजिंग, अभी हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सो प्रोटीन मेनली मिलता है जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं यहाँ से मिलता है, और डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोटीन्स मिलते हैं। ओके, सो लो एफिशिएंसी के कारण हमारा जो भी फूड है हमारा, सो ये हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता उतना प्रोटीन जितना हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोटीन का मैक्सिमम डोज हमें डेली मिल सके। सो सिंगल सेल प्रोटीन यही एक कंसेप्ट है जो कि जिसका एम है हमें जितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का ये कम्प्लीटली फुलफिल हो सके। नाउ जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन है ऐसे रीजन्स में जो कि अंडर डेवलप है अभी, जैसे कि हमारा इंडिया वगैरह जो कि एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री है, सो हमारे पास प्रोटीन के डेफिशिएंसी से सफ़र करना एक काफ़ी कॉमन बात है। बिकॉज सभी लोग अपने फूड में इतना क्वालिटी फूड नहीं ले सकते जो कि इनके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जिसके कारण प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होने वाले काफ़ी सारे डिसीजेस पाए जाते हैं। और इन डिसीजेस से लड़ने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लेने हैं, जिसके अंदर आता है कि हमें ऐसा फूड बनाना चाहिए, ऐसा क्रॉप बनाना चाहिए जो कि फुलफिल रहे या फिर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन रहे, ताकि जो भी लोग जितना भी खाना खा रहे हैं या फिर उनको जितना भी फूड मिलता है उस फूड से इनका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट इतना तो भी सफिशिएंटली पूरा हो सके। जो एफर्ट्स लेने हैं हमें ये कुछ नॉन कन्वेंशनल वे से लेने हैं। यानी हमें क्या करना है, जो हम प्लांट के अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लांट के अलग अलग टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ऐसे टेक्निक को यूज़ करके हमें प्लांट में इनबिल्ड जो प्रोटीन का अमाउंट है इसको बढ़ाना है, ताकि अगर लोगों को कम खाना भी मिले तो भी वो फुल ऑफ क्वालिटी का रहे या फिर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स रहे। सो एक ऐसा ही तरीका नॉन कन्वेंशनल यानी
जो पारंपरिक होता है हमारा, इसको छोड़ के कुछ अलग जो हमने चेंज किया है, इसे कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल वे। सो एक ऐसा ही तरीका जो कि नॉन कन्वेंशनल में आता है, यही है हमारा SCP, दैट इज द सिंगल सेल प्रोटीन। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंस एक्चुअल में रियलाइज किया गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया को पता चला कि सिंगल सेल प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। सो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों सिंगल सेल प्रोटीन का? इसका मीनिंग होता है कि हमारे जो एडिबल प्रोटीन्स है इसको एक्सट्रैक्ट करना है प्योर फॉर्म में फ्रॉम दी माइक्रोबियल कल्चर, या फिर जो डेड सेल्स है माइक्रोब्स के, या फिर ड्राइड सेल्स है माइक्रोब्स के, इनके बायोमास से एक्सट्रैक्ट करना है क्रूड या फिर रिफाइंड एडिबल प्रोटीन। इसे कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। यानी क्या है, हमें प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करना है और इसका सोर्स रहेगा यहाँ पे। अभी हर बार ये ज़रूरी नहीं होता या फिर ये पॉसिबल नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स हर कोई कंज्यूम करता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट उतने अमाउंट में मिलता है हमें कि हमारा बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। सो हमें इसका कुछ अल्टरनेटिव या फिर नॉन कन्वेंशनल वे खोजना था, जो कि था SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें क्या आता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ ऐसे सेल्स, ऐसे कुछ कल्चर, आइदर वो डेड हो सकते हैं या फिर लाइव हो सकते हैं, इनसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है एडिबल प्रोटीन और इसको यूज़ करना है ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो SCP दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। सो हमारे कंप्लीट वर्ल्ड को 2050 तक कितना चाहिए प्रोटीन? 1250 मिलियन टन ऑफ दी मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट चाहिए ताकि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन मिल सके। ये कैलकुलेशन पूरा वर्ल्ड वाइड किया हुआ है। ये जो डिमांड है हमारे प्रोटीन की, इसको हम सिर्फ हमारे मीट या फिर डेयरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करके नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हमने इन दोनों सोर्सेस को इंक्रीज भी कर दिया तब भी इन सोर्सेस से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है ये लो इफिशियंसी का होता है। यानी इसके अंदर उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना एक्चुअल में नीड होता है। ठीक है। सो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक बेस्ट तरीका चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है, यानी कि प्रोटीन अगर कम अमाउंट में है, फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? हमें कुछ न्यूट्रिशनल डिसीजेस दिखते हैं लोगों में। ओके, अब ये न्यूट्रिशनल डिसीज के अगेंस्ट अगर हमें फाइट करना है, इसके लिए हमें कुछ अलग अलग मेथड को अपनाना होगा। ये मेथड कौन से है? इसमें आता है कि हमें जो फूड का यील्ड है इसको डिफरेंट तरीके से इम्प्रूव करना है। इसके लिए हम बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ किया है, या फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ये सब हमें यूज़ करने हैं, जो कि हमें अल्टरनेटिवली दर्शाता है कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए अगर हमें प्रोटीन वगैरह या फिर ऑल द न्यूट्रिएंट जितने भी हमें नीडेड होते हैं इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। तो ठीक है, इसके बाद में आता है कुछ एफर्ट्स जो हमें लेकर जाते हैं नॉन कन्वेंशनल वे की तरफ, इसको हमें अपनाना है। यानी जो परंपरा से हमारे पास चलता आ रहा है उस खेती को छोड़ के हमें कुछ नए टेक्निक्स को अपनाना है ताकि ये न्यूट्रिशन का जो गैप है इसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है। एक ऐसा ही तरीका इसमें आता है SCP, दैट इज द सिंगल सेल प्रोटीन, और इसका इंपॉर्टेंस दुनिया को वर्ल्ड वार 1 के बाद रियलाइज हुआ था। सिंगल सेल प्रोटीन का क्या मीनिंग होता है? इट रेफर्स टू क्रूड और द रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? इसे एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर, या फिर फ्रॉम द डेड या फिर ड्राइड सेल्स ऑफ द बायोमास। यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें ऑब्टेन करना है प्रोटीन्स को। ये आता है हमारे SCP में ना। इसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आता है अलगी, फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया, जिनके अंदर प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें इनको यूज़ करना चाहिए एज अ सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। इन माइक्रोब्स को हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे अभी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो हम कहाँ पे कर सकते हैं? हम इसको ग्रो कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट के ऊपर, या फिर जो वुड का कचरा होता है, या फिर कुछ डस्ट, या फिर कुछ जो कॉर्न कॉप्स होते हैं, पैराफिन, कुछ केमिकल्स, या फिर एनिमल वेस्ट, इन सब के ऊपर हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कर सकते हैं और वहाँ से हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन को फुलफिल कर सकते हो। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है इनके बायोमास में? अलगी, फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया, इन सब में प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या फिर होता है। हमें क्या करना है? इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है
कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? सो काफ़ी ईजी है। कुछ इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट्स, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल होते हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बैक्टीरिया या फिर ये सब ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं और हमें हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट दे सकते हैं ना। इसके बाद में देखना है आपको कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनका गैस का यूटिलाइजेशन कैसा होता है। जैसे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल के ऊपर ब्रीथिंग करते हैं, उस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को यूज करते हैं और इसी को यूज करके ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, कार्बन और नाइट्रोजन को यूज करके, और इसके लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें ह्यूमन और एनिमल दोनों का भी फीड ये बन सकते हैं। बिसाइड द प्रोटीन, जो SCP है दैट इज द सिंगल सेल प्रोटीन, ये सब इसके जो सोर्सेस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटीन में तो रिच होती ही है, साथ ही साथ विटामिन में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, मिनरल्स में और फैट्स में भी ये काफ़ी रिच होते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम रेडिली यूज़ कर सकते हैं हमारे खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ साथ हम कुछ इसको पिग्स के लिए या फिर कुछ फिशेस के लिए या फिर पोल्ट्री फार्म में या फिर कैटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो इनके न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सकता है। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये यूज करते हैं कार्बन को और नाइट्रोजन को, और इन दोनों को यूज करके ये हाई क्वालिटी का प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोटीन को हम एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं ह्यूमन के लिए भी और प्लस एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि एनिमल को भी ऑब्वियसली प्रोटीन वगैरह चाहिए, बिकॉज एनिमल को भी हम ही कंज्यूम करने वाले हैं। हम इनके भले के लिए इनको प्रोटीन नहीं दे रहे, हम हमारे भले के लिए दे रहे हैं। इन्हीं एनिमल के बाद फिर हमें इनका मीट फूड और एग्स या फिर मिल्क मिलने वाला है, इसलिए। ओके, सो प्रोटीन्स के साथ साथ सिंगल सेल प्रोटीन में या फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और क्या क्या होता है, इसमें होता है विटामिन, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है और मिनरल और फैट भी होता है। ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसको हम रेडिली यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? सो हम इसको अदर एनिमल के लिए, अगर हमने यहाँ पे जैसे बात की कि इसको हम ह्यूमन और एनिमल दोनों के फीड के लिए यूज कर सकते हैं। सो कौन से एनिमल है जिनको हम फीड देते हैं? सो लाइक पिग है या फिर कुछ ब्रीडिंग फिशेस है, पोल्ट्रीज है, इन सब में हम इस सिंगल सेल प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी सिंगल सेल प्रोटीन। ये कौन कौन से इसके एग्जाम्पल दिए हुए? सो फंगस में कौन कौन से स्पेसीज आते हैं जिनको हम SCP के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट के प्रोडक्शन के लिए? सो इसमें आता है एस्परगिलस नाइगर और ट्रिकोडर्मा वेरिडी। ओके, इसके बाद में आता है ईस्ट में एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एंड कैंडिडा यूटिलिस। एल्गी में आता है स्पाइरुलिना स्पेसीज, ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेसीज होता है स्पाइरुलिना स्पेसीज। इसके काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है जिसको न्यूट्रास्यूटिकल या फिर हम सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद में है कॉलेरा पायरिनोइड्स। देन बैक्टीरिया में ये सब बैक्टीरिया आते हैं। अभी यहाँ पे SCP के तौर पे हम इनको यूज करने का ये मतलब नहीं होता कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जिस प्रोटीन को बनाया है या फिर इन्होंने जो न्यूट्रिशन बनाया है इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, एडिबल फॉर्म में लाना होता है, फिर यूज करना होता है। एज इट इज अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज करते हैं तो ये हमें हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी दे सकते हैं। सो एडवांटेजेस में क्या आता है बच्चों? एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन में सबसे पहले आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफी ज्यादा होता है। सो दैट्स वाई हमें इनका बायोमास कम टाइम में काफी ज्यादा मिलेगा। जितना बायोमास बढ़ेगा उतना ही प्रोटीन का अमाउंट बढ़ेगा। सो दैट्स वाई सिंगल सेल प्रोटीन का एडवांटेज ये है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन मिल सकता है। आफ्टर दिस और कौन कौन से इसमें एडवांटेजेस है? सो जो माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाई हम कर सकते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड है मिल सके। इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम से कम होता है 43 से 85% W/W। ओके, 43 से 85% वेट बाय वेट, यानी मान लीजिए कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट अगर 100 ग्राम है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट अगर 100 ग्राम है, सो इस 100 ग्राम में से कितना प्रोटीन हमें मिलेगा? सो कम से कम 43 से 85 ग्राम प्रोटीन हमें इतने बायोमास में से मिलता है। और प्लस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ईजी होते हैं। सो एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी आता है या फिर ये वेस्ट मटेरियल को एज अ सोर्स यूज करते हैं
जिसके कारण जो पोल्यूटेंट है या फिर जो कचरा है ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा वेस्ट है, इस वेस्ट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड के तौर पे यूज करते हैं, यानी ये इसी को खाते हैं और फिर बेनिफिशियल प्रोटीन्स बनाते हैं। सो हमें प्रोटीन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था या फिर जो पोल्यूटेंट्स थे इनका अमाउंट भी कम होता है। प्लस ये जो SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, ये प्रोटीन तो प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ साथ अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और कुछ क्रूड फाइबर्स का भी ये बेस्ट सोर्स माना जाता है। सो ये सब था अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। इसके बाद हमें देखना है अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है बच्चों? सो बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन जो भी है इसका एक्स्ट्रा एडिशन। अगर न्यूट्रिशन को हम ऐड करते हैं किसी क्रॉप में, किसी फूड में, देन इसे कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। सो ये एक मेथड होती है जिसमें हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से कि इसमें जो भी अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट या फिर और भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनका अमाउंट इंक्रीज हो। इसका नीड क्या है बच्चों? क्योंकि हमारे पास जनता काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, खाना बहुत कम है, लोगों को जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए हमें खाना ही ऐसा बनाना है या फिर क्रॉप ही ऐसा बनाना है। मान लीजिए कि हम अब गेहूं को बहुत ज़्यादा खाते हैं पूरे इंडिया में, सो हमें गेहूं को या फिर चावल को ऐसे बनाना है कि अगर कम अमाउंट का भी खाना मिलता है लोगों को, क्वांटिटी अगर कम मिलती है, एक ही प्लेट चावल मिल रहा है, बट स्टिल उस चावल में जितने भी न्यूट्रिशन है, लाइक मिनरल है, फैट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये इतने रहे कि उस ह्यूमन के डेली रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सके। ठीक है, सो बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर अलग अलग टेक्निक यूज करके हमारे क्रॉप को ही ऐसा बनाते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो भी है ये इंक्रीज रहे ताकि वो ह्यूमन के नीड को फुलफिल कर सके। इसी को कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के? सबसे पहले कि हमें प्रोटीन का अमाउंट भी बढ़ाना है और इसकी क्वालिटी भी बढ़ानी है। देन ऑयल का भी अमाउंट और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करना है। विटामिन का कंटेंट बढ़ाना है। कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है वही अगेन मिनरल्स आते हैं, कुछ विटामिन आते हैं। सो इन सब का भी हमें क्या करना है, कंटेंट प्लस क्वालिटी दोनों को एनहांस करना है। सो ये सब है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। इसके बाद में आता है जो हमारा बायोफोर्टिफिकेशन है, इसको हम कैसे करेंगे। सो इसको भी हमें करने के लिए क्या करना है, अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करनी है। सो कौन सी कर सकते हैं? सो हमें इसके लिए मे बी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी वही कि अच्छे हमें बेस्ट पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है, फिर उनका सेल्फ पॉलिनेशन करना है, F1 जनरेशन ऑब्टेन करनी है, इसमें से प्योर को सेलेक्ट करना है, ये वाला एक टेक्निक कर सकते हैं। प्लस RDNA टेक्नोलॉजी, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसा जीन इंसर्ट करते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये टेक्निक को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसका फोकस होता है किस चीज पे, हमें फूड को मोर न्यूट्रिटिव बनाना है एज प्लांट ग्रो और डेवलप। जैसे जैसे प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वैसा वैसा प्लांट रिच होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में। सो यही इसका एम है बायोफोर्टिफिकेशन का। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं बायोफोर्टिफिकेशन के जो कि एक्चुअल में अचीव किए गए हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है मेज, हमारा जो मक्का होता है। सो इसके अंदर हमने ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड, लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड का जो अमाउंट है ये हमने बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है या फिर ट्वाइस कर दिया। ओके सो फोर्टिफाइड मेज, सो इसमें हमने क्या किया है, फोर्टिफाइड मेज में जो हमारा मेज था इसमें अमाइनो एसिड लाइसिन नाम का जो है और एक ट्रिप्टोफैन, इन दोनों का अमाउंट हमने दुगना कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया है। इसके बाद में हमारे गेहूं का एक वैरायटी है एटलास 66। सो इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज किया है, आयरन का कंटेंट इंक्रीज करके हमने एक राइस बनाया है जिसमें हमने 5 गुना ज्यादा आयरन का कंटेंट डेवलप किया है। इसके बाद में वेजिटेबल्स में कुछ क्रॉप है जिसमें आता है कैरेट एंड स्पिनच, जिसमें विटामिन ए और मिनरल्स का कंटेंट हमने इंक्रीज किया है। देन विटामिन सी से इनरिच वाला हमने एक बिटर गार्ड बनाया है, टोमेटो बनाया है। ठीक है, सो ये सब कुछ एग्जांपल्स है हमारे बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स के या फिर बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के। तो आपको याद रखना है मेज में हमने दुगना अमाउंट किया है अमाइनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का। इसके बाद में वीट जो है गेहूं हमारा, सो इसका
एक वैरायटी है एटलास 66 नाम का, जिसमें हमने प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज कर दिया है, प्लस आयरन का कंटेंट हमने राइस में 5 गुना ज़्यादा बढ़ाया है। उसके बाद में वेजिटेबल में आता है कैरेट और स्पिनच, इन दोनों में विटामिन ए का कंटेंट बढ़ाया गया है, प्लस कुछ मिनरल्स भी बढ़ाए। विटामिन सी से एनरिच वाले कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, लाइक बीटर गार्ड है यानी करेला है, टमाटो है। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के। इसके बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है इसी चैप्टर का, इसमें आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। सो क्या है एनिमल हस्बेंड्री, क्या कुछ इसमें बताया गया है, चलिए देखते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ब्रीडिंग का और रेजिंग का कुछ लाइव स्टॉक्स। क्या मीनिंग है बच्चों इसका? अभी एनिमल हस्बेंड्री यानी कंप्लीटली रिलेटेड होता है हमारे एनिमल्स के साथ। सो बच्चों एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? सो ये एक एग्रीकल्चर का ही प्रैक्टिस होता है या फिर खेती के साथ साथ ही इसको किया जाता है, जिसमें हम लाइव स्टॉक यानी कि कुछ जानवर को पालते हैं, इनका केयर करते हैं। सो इसके अंदर साइंस और आर्ट्स दोनों भी इन्वॉल्व होता है, हमें इनका कंप्लीट केयर लेना होता है। सो इन द एनिमल हस्बेंड्री में डील करते हैं हम कौन कौन सी चीज़ों से हमें एनिमल का केयर करना है, उनका ब्रीडिंग भी करना है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं बफेलोस के, काऊ, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा। ये सब वही एनिमल है जो हम ह्यूमंस के लिए भी यूजफुल है या फिर ये हम ह्यूमन के लिए भी कोई ना कोई प्रोडक्ट देते हैं। इसके बाद में और कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं जो या फिर और कौन कौन से इसमें एनिमल्स आते हैं जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंडर स्टडी करते हैं। सो इसमें आता है पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो कि बर्ड्स के साथ रिलेटेड होता है, फिश फार्मिंग है, बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है एंड लैक कल्चर। इन सब के बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करना है। फिर इसी के साथ साथ कुछ एनिमल्स जिसके अंदर आता है हनी बी, सिल्कवर्म, प्रॉन्स, क्रैब, बर्ड, फिशेस। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो हम ह्यूमन को कुछ प्रोडक्ट देते हैं, फिर चाहे वो मिल्क हो, एग हो, मीट हो, सिल्क हो या फिर और भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें इन एनिमल्स के इस एनिमल के कारण मिलते हैं। इसलिए हम इन एनिमल्स को इतना स्टोर, प्रिजर्व एंड इनको केयर करके रखते हैं। फिर एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस से पता चला है कि नियर अबाउट इंडिया और चाइना में ही वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन प्रेजेंट है। हाउएवर इनका जो प्रोडक्ट है या फिर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ये सिर्फ 25% ही है, यानी पूरे दुनिया का 70% जो लाइव स्टॉक है ये हमारे पास यानी इंडिया के पास और चाइना के पास दोनों के पास मिला के है, बट प्रोडक्टिविटी का सिर्फ 25% ही है। सो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? सो इन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल अप्रोच को अप्लाई करना होगा, यानी हमें प्रोफेशनली इन लाइव स्टॉक का केयर करना, इनका ब्रीडिंग करना, इनका मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है इसका क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों भी इम्प्रूव हो। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल भी हमें एम्प्लॉय करने होंगे ताकि इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन अच्छे से और कंटिन्यूअसली चलता रहे। सो ये भी एक कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है आपको इनिशियली, जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है फार्म्स का या फिर एनिमल हस्बेंड्री का। सो इसमें मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स में आता है कि हमें सबसे पहले जो भी हम एनिमल को सेलेक्ट करने वाले हैं, अभी कौन कौन से एनिमल हम सेलेक्ट कर सकते हैं फार्म में? सो आइदर बफेलो, काऊ, ऑक्स या फिर और भी हमने जितने भी देखे थे हॉर्स, कैटल्स वगैरह, ये सब इसमें से हमने जो कुछ भी सेलेक्ट किया इसमें से हमें हाई यील्डिंग ब्रीड को सेलेक्ट करना है। इसका फूड रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करना होगा। फिर हमें से न्यूट्रिशन का एडिक्वेट सोर्स देना होगा, यानी इसको न्यूट्रिशन की कमी ना रहे इसका हमें ध्यान रखना होगा। प्लस इसको हम जिस प्लेस पे रखने वाले इस एनिमल को, इस प्लेस का हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना है कंटिन्यूअसली। आफ्टर दैट जो एनवायरनमेंट है आसपास का, इसको भी हमें हेल्दी मेंटेन करना होता है। फिर अभी ये जो कुछ भी मैनेजमेंट है फार्म एनिमल का, इसके अंदर आता है अभी हमें फार्म में बहुत सारे एनिमल ला के रखे, सो हमें इसके बेस्ट केयर के लिए क्या क्या करना होगा? इसके बेस्ट केयर के लिए हमें इसके अंदर वेटरनरी का सुपरविजन, यानी जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं वेटरनरी, सो इनका हमें सुपरविजन रखना है ताकि हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू ना आए किसी भी कैटल को। प्लस वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड करना होता है, जिस तरह हमें भी टीका लगाना होता है। यस, टीका यानी जो हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं पैदा होने के बाद से एक स्पेसिफिक एज तक, उसी तरह से एनिमल्स को भी वैक्सीनेशन देना होता है ताकि स्पेसिफिक कुछ जो डिसीजेस है इसके अगेंस्ट ये रेजिस्ट कर सके। इसके बाद में आता है हमें बहुत सारे हाई हील्ड या फिर हाई ईल्ड में जो डेवलप हो सकते हैं ऐसे क्रॉस ब्रीड्स प्रोड्यूस करने हैं। फिर इनके जो प्रोडक्ट रहेंगे इस प्रोडक्ट को भी हमें प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए कि अगर काऊ है सो हमें इसका मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है और इसके बाद में इसके मिल्क का हमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग भी करना है। ना इसके बाद आता है इसमें एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है
कि हमें एनिमल से एक नया ब्रीड बनाना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें हमें इंक्रीज करना है एनिमल से हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का यील्ड इंक्रीज करना है, प्लस इसकी हमें जो डिजायरेबल क्वालिटीज है इसको भी इंक्रीज करना है। मान लीजिए कि अगर काऊ है सो हमें काऊ के मिल्क का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को भी इंक्रीज करना है। सो ये आता है अंडर द एनिमल ब्रीडिंग। अभी ब्रीड का क्या मीनिंग होता है चलिए देख लेते हैं। सो ब्रीड यानी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल which is related by the descent and similar in most characters like general appearance, feature, size, configuration etc. they are said to belong a breed. ब्रीड यानी जिसे हम हमारे नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि किसी एनिमल की जो जाति होती है, ये क्या होता है। सो ऐसा एनिमल जो किसी एक सेम फीचर को किसी एक सेम फीचर से या फिर किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर बफेलो की बात की जाए, सो काफ़ी सारे बफेलो ऐसे होते हैं जिसके जो सींग होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो उन एक फीचर के साथ रिलेटेड जितने भी सब सेम एनिमल रहेंगे वो सब किसी एक सेम ब्रीड के रहते हैं, इसे ब्रीड कहा जाता है। सो एनिमल ब्रीडिंग को डन करने के लिए या फिर इसको करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्यों करते हैं हम एनिमल ब्रीडिंग, क्योंकि जो भी इसमें से हमें एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इस प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें डिजायरेबल करना है। ये जो हमें चाहिए जैसी चाहिए वैसे हमें इस प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेंज करना है, इसका इंक्रीज करना है हमें यील्ड, वो जो कोई भी प्रोडक्ट है इसके हमें यील्ड को इंक्रीज करना है, प्लस कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइक मिल्क प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मीट, इन सबको इंक्रीज करना है हमें। सो इन सब के लिए एनिमल ब्रीडिंग करना होता है, बिकॉज वी ऑल द ह्यूमन वी आर ऑल द सेल्फिश वन। हमें खुद के डिजायरेबल थिंग्स को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, एनिमल में हो सके उतने डिजायरेबल क्वालिटीज को इंसर्ट करना है ताकि हम हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। सो ये आता है ब्रीड और एनिमल ब्रीड में। नाउ जो ब्रीडिंग होते हैं इसके मेन 2 टाइप्स है, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इसके अंदर आता है अगर हम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को ब्रीड कर रहे हैं फॉर 4 to 6 जनरेशन, इट इज़ द इन ब्रीडिंग, और ये इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी। बाय इनब्रीडिंग जो प्योर लाइन होती है एनिमल, इसको भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इनब्रीडिंग इज हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रेसेसिव जीन। अगर कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग चल रही है सो इससे कुछ जो हार्मफुल रेसेसिव जीन होते हैं परमानेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं और जो सुपेरियर जीन्स होते हैं ये इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ डेमेरिट भी होते हैं, लाइक ये रिड्यूस कर देता है फर्टिलिटी या फिर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो इसको डिटेल में देखते हैं। सो ब्रीडिंग में 2 टाइप्स है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। सो फर्स्ट आता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हम ब्रीडिंग करते हैं ऐसे इंडिविजुअल की या फिर ऐसे ब्रीड्स की जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का ब्रीडिंग करवाते हैं। जो ऐसे इंडिविजुअल का ब्रीडिंग हमें कितना करना है, कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक इनका ब्रीडिंग करवाना है। फिर इसके ब्रीडिंग के बाद जो भी एक जनरेशन हमें मिलती है ये इंक्रीज हो जाती है होमोजाइगोसिटी में, और इस इन ब्रीडिंग करने के बाद हमें प्योर लाइन भी ऑब्टेन होती है। अभी प्योर लाइन मिलने के बाद क्या होता है, जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म का प्योर लाइन मिलता है सो बेसिकली उसमें जितने भी रेसेसिव जीन्स होते हैं सो ये रेसेसिव जीन एलिमिनेट हो जाते हैं और जो पावरफुल या फिर जो सुपेरियर जीन्स होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दैट्स वाई एक इन ब्रीडिंग काफ़ी अच्छा टेक्निक होता है, बट हाउएवर जैसे हर टेक्निक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी होता है। सो उसके डीमेरिट में आता है कि कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करवाने से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है और जो फर्टिलिटी है दोनों भी डिक्रीज हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है। इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है हमारा वो है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का क्या मीनिंग होता है, इसमें आता है अनरिलेटेड एनिमल्स का ब्रीडिंग करना। हमने इन ब्रीडिंग में क्या देखा था कि जो रिलेटेड एनिमल्स है, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है, इनका ब्रीडिंग होता था। आउट ब्रीडिंग में क्या है, हमें ऐसे एनिमल्स का ब्रीडिंग करवाना है जो कि अनरिलेटेड है, जो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों का हमें ब्रीडिंग करवाना है। और सेम ब्रीड को हमें या फिर सेम एंसेस्टर, द एनिमल मे बी ऑफ द सेम ब्रीड, ये सेम ब्रीड के हो सकते हैं बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, बट इनका कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं रहेगा, यानी ये एक खानदान से नहीं है, एक जाति के हैं बट ये एक खानदान से नहीं है। ऐसे ब्रीडिंग को आउट ब्रीडिंग कहा जाता है और इनके ये अनकॉमन एंसेस्टर कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक होने चाहिए। सो ये होता है हमारा आउट ब्रीडिंग। अभी जो आउट क्रॉस होता है सो इसमें ब्रीडिंग होता है एनिमल का जो कि अलग अलग, अभी ये अलग टाइप हो गया, ओके। आउट ब्रीडिंग में ही कुछ टाइप्स आते हैं। सो आउट ब्रीडिंग का एक टाइप है आउट क्रॉस।
सो आउट क्रॉस में क्या करना है, ब्रीडिंग करवाना है एनिमल्स का, ऐसे एनिमल का जो कि डायरेक्टली डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आउट क्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, स्पेसीज ही डायरेक्टली डिफरेंट होती है, इसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। यानी अलग अलग स्पेसीज के बीच में जो हम क्रॉस करते हैं इसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और ये जो आउट क्रॉसिंग होती है ये हेल्प करता है टू रिमूव द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मान लीजिए कि अगर किसी स्पेसीज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग होने के कारण इनमें कुछ जो रेसेसिव कैरेक्टर्स थे या फिर जो रेसेसिव जीन्स थे ये जमा हो गए, ये काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कारण जो भी नई स्पेसीज बन रही है इनकी ये प्रोडक्टिविटी में कम है। सो इसको इलिमिनेट अगर हमें करना है सो हमें आउट क्रॉसिंग करना होती है, या फिर हमें डिफरेंट स्पेसीज के किसी एनिमल के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाना होती है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये जो डिप्रेशन हुआ है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम क्योर कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्रॉस ब्रीडिंग, यस, सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है ब्रीडिंग ऑफ द सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीड, इसमें मेल सुपीरियर रहेगा, इसका क्रॉस किसके साथ करना है, हमें फीमेल के साथ, और ये फीमेल भी यहाँ पे सुपीरियर फीमेल रहती है अनदर ब्रीड की। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग है यानी कि यहाँ पे ब्रीड जो है ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट जाति के एनिमल्स, ठीक है। अभी क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद क्या होता है, जो न्यू ब्रीड बन के तैयार होता है इसमें हम कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इंड्यूस कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है हिसारडेल, ये एक न्यू ब्रीड है शीप का। ओके, हिसारडेल शीप, ये जो एनिमल होता है शीप का, ये एक न्यू ब्रीड है जिसे क्रॉस करके बनाया गया है बाय द बीकानेरी ईव एंड मैरिनो रैम्स इन द पंजाब, ठीक है। ये दोनों भी अपने अपने कुछ डिजायर्ड क्वालिटी के सुपेरियर स्पेसीज है। सो इन दोनों का ब्रीड करके एक क्रॉस ब्रीड बनाया गया है जिसका नाम है हिसारडेल। सो ये हिसारडेल एक सुपेरियर ब्रीड है शीप का जिसको क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, ब्रीड ही डायरेक्टली डिफरेंट होती है। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगेन ये एक ब्रीडिंग की प्रैक्टिस होती है एनिमल्स में, जिसमें हमें टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पेसीज का कुछ क्रॉसिंग करना है। डिफरेंट स्पेसीज है बट रिलेटेड है। रिलेटेड स्पेसीज का मीनिंग है अगर हमने काऊ को कंसिडर किया है तो सिर्फ काऊ के बीच में ही जो डिफरेंट स्पेसीज हो गए इसको हम कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक को काऊ कंसिडर किया और दूसरा हमने हॉर्स वगैरह कोई एनिमल चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेसीज रिलेटेड है, बस उनका जो हमें एनिमल्स दो अलग अलग लेने हैं बट उनकी स्पेसीज रिलेटेड होनी चाहिए। इसे कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण जो एनिमल बनता है डिजायरेबल। सो इसमें होते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो में भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर दोनों पेरेंट्स से बढ़ के कुछ हमें कैरेक्टर मिलते हैं आने वाले जनरेशन में। बट सच ब्रीडिंग इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। ये जो ब्रीडिंग होती है हमेशा सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं होती, काफ़ी कम चांसेस होते हैं इस ब्रीडिंग के। इसमें एग्जांपल आता है म्यूल, जो कि एक्चुअली में हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करके बनाया हुआ एक एनिमल होता है। ओके, सो इंटर स्पेसिफिक में क्या आता है, रिलेटेड स्पेसीज होती है बट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, एनिमल ऑफ द टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पेसीज। सो इनका अगर क्रॉस कर दिया सो हमें एक नया प्रोडक्शन मिलता है, जिसमें हो सकता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर रहे या फिर ना भी रहे। बट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। इसका एग्जांपल याद रखना है म्यूल, जो कि एक ब्रीड प्रोड्यूस की गई है बाय द क्रॉस ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। सो इसमें ये इन्वॉल्व्स कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ये क्या होता है, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक सेलेक्टेड सुपेरियर मेल का सीमेन कलेक्ट किया जाता है। सीमेन यानी जो इसका मेल का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है इसको कलेक्ट किया जाता है, इसको फ्रीज करके रखा जाता है ताकि स्टोर करके रखे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। और इसके बाद में फिर हमें जब भी नीड होती है उस टाइम पे रिक्वायर्ड फीमेल में इसको इंजेक्ट किया जाता है। और ये एक यूजफुल टेक्निक होती है फॉर द
फॉर द ब्रीडिंग, यानी ब्रीडिंग के लिए हमें हमारा अगर एनिमल का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़फुल है और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है नॉर्मल मेटिंग की और कुछ कन्वेनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, सो इसको ओवरकम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में क्या होता है फिर? सो ये टेक्निक में हम जो सीमन का सैंपल होता है मेल एनिमल का, इसको कलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो मेल रहता है ये ऑलवेज सुपीरियर मेल ही सेलेक्ट किया जाता है। इसमें से इसका सीमन सैंपल कलेक्ट और इसको प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग को यूज़ करके। फिर जब भी नीड होता है उस टाइम पे इसको इंजेक्ट किया जाता है जेनाइटल ट्रैक ऑफ द फीमेल एनिमल में, ताकि ये कंसीव कर सके। ये जो टेक्निक होती है ये काफ़ी यूज़फुल होती है। अभी कहाँ कहाँ पे इस टेक्निक का एडवांटेजेस है? सो अगर नेचुरली हमें इंसेमिनेशन करना है, सो इसके लिए क्या करना होता है, जो नॉर्मल मेटिंग है इस प्रैक्टिस को करना होता है, यानी मेल एंड फीमेल एनिमल्स को एक साथ लेकर आओ, देन नॉर्मल मेटिंग होने दो। फिर इसके लिए क्या है, जो हमारा सेलेक्टेड सुपेरियर मेल था इसके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना होता है। सो इन सब कंडीशन को ओवरकम करने के लिए काफ़ी अच्छा टेक्निक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जिसमें जो सुपीरियर मेल होता है इसका सीमन सैंपल कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है और जैसे ही नीड होता है या फिर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द फीमेल इसको इंजेक्ट किया जाता है उसके जेनाइटल ट्रैक में। नाउ इसके बाद में हमें नेक्स्ट टेक्निक देखनी है MOET, विच इज़ द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अभी ये टेक्निक क्या होती है? सो ये जो टेक्निक है इट प्रोवाइड चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा जो हाइब्रिड का प्रोडक्शन है ये सक्सेसफुल हो जाए। इस मेथड में क्या करते हैं, काऊ को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर इसके जैसे कुछ हार्मोन के साथ इंड्यूस किया जाता है ताकि इसका मैचुरेशन हो जाए और सुपर ओव्यूलेशन किया जाता है, यानी इसको ओव्यूलेशन करने के लिए इसको इंजेक्ट किए जाते हैं कुछ हार्मोन्स एक्सटर्नली। और ईच साइकिल में कम से कम 6 to 8 एग्स जो है ये साइमल्टेनियसली मैच्योर हो जाते हैं। फिर इस काऊ को आइदर सेलेक्टेड बुल के साथ मेट किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है। फिर अभी क्या हो जाएगा, जो ब्लास्टोसाइट है वो 8 से 32 सेल के स्टेज के ऊपर रिकवर किया जाता है इसको नॉन सर्जिकली, और फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी सरोगेट मदर में। इसका सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देने के बाद फिर वो मदर इस जो बेबी होती है, फिर ये जो एम्ब्रियोज होते हैं इसको कैरी करते हैं और उसको जन्म देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है काफ़ी सारे कैटल्स, शिप्स में, रैबिट्स में, बफेलोज में, एक्सेट्रा में। इसके कारण क्या होता है, मिल्क का जो ईल्ड है फीमेल का ये काफ़ी बढ़ जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, प्लस जो बुल्स होते हैं इनका जो मीट का प्रोडक्शन है इसका भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी सक्सेसफुली इंक्रीज हुआ है। और इट इंक्रीज हर्ड साइज इन दिस शॉर्ट पीरियड, यानी कि ये कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैटल का पॉपुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये टेक्निक। सो इसमें क्या किया है देखो, सो MOET विच इज़ द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले हमें कोई एक फीमेल को सेलेक्ट करना है। ओके, जो भी हम एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके फीमेल एनिमल को सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने काउ को सेलेक्ट किया, फिर इसके अंदर हमें कुछ FSH लाइक हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हमें उसके अंदर इंजेक्ट करना है। फिर ये हार्मोन क्या करते हैं, उसके फॉलिकुलर मैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं और सुपर ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी एट ए टाइम मोर देन 1 ओव्यूल वहाँ पे सीक्रेट होते हैं। तो कितने एग्स आते हैं, सो एक साइकिल में 6 to 8 एग्स मैच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली। फिर ये जो काउ होती है, अभी देखिए उसको हमने पहले हार्मोन इंसर्ट किया है, FSH लाइक हार्मोन्स। ओके, इसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पे मैचुरेशन हो गया है फॉलिकल्स का। फिर फॉलिकल का मैचुरेशन होने के बाद इस काउ को आइदर मेट किया जाता है किसी एक बुल के साथ या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स वही अभी जो हमने लास्ट टेक्निक देखी है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जितने भी यहाँ पे एग सेल आए थे इन सभी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और मल्टीपल एम्ब्रियोज बन के तैयार होते हैं। फिर जब इनका ब्लास्टोसाइट स्टेज होता है इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज का, यानी कि 8 से 32 सेल वाला स्टेज होता है, सो इस वाले स्टेज पे नॉन सर्जिकली इन एम्ब्रियोज को उस मदर से निकाल कर सरोगेट मदर यानी एक ऐसी अनदर फीमेल
जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है बट वो इस एम्ब्रियोस को कैरी कर सकती है। ओके, वो खुद प्रेग्नेंट नहीं है बट ये जो एम्ब्रियोस थे उसको आर्टिफिशियली उसके यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया गया और वो फीमेल अभी उस एम्ब्रियो को कैरी करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसका मतलब नरिशमेंट करती है, उसको ग्रो होने देती है। ठीक है, ये मदर बन जाती है बट इसको रेडीमेड एम्ब्रियो मिलता है। ठीक है, सो ऐसे जो मदर होते हैं इसे सरोगेट मदर कहा जाता है। सो एक सबसे पहले एक काऊ को यूज करके कम से कम 6 से 8 एग्स को फर्टिलाइज कर दिया जाता है। फिर जब वो ब्लास्टोसाइट स्टेज पे होती है फिर ऐसा मल्टीपल एम्ब्रियोज जो उसके पास बने हुए होते हैं इसको नॉन सर्जिकली बाहर निकाल के दूसरे काउज में इंसर्ट किया जाता है और इतने सब काउज नाउ एट ए टाइम ये कैरी करते हैं एम्ब्रियोज को और इसे कहा जाता है सरोगेट मदर। अभी ये जो टेक्निक होती है इसको सक्सेसफुली यूज किया गया है कुछ कैटल्स में, शीप में, रैबिट्स में और एक्सेट्रा में, और ये हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ द फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल हैव बीन फाउंड टू बी सक्सेसफुल टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन द शॉर्ट पीरियड। और ये यूजफुल है जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स है और मीट के प्रोडक्शन के लिए जो भी मेल यूज किया जा रहा है इन सब के प्रोडक्शन के लिए काफी यूजफुल टेक्निक मानी गई है। इसके बाद में आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सो अभी क्या होता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट? सो बच्चों, डेयरी फार्म यानी ऐसा फार्म जो कि रिलेटेड है हमारे डेयरी फार्म होते हैं हमारे, ये रिलेटेड होते हैं उन सभी एनिमल के साथ जो एनिमल डेयरी प्रोडक्ट देते हैं या फिर जो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। सो इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और इससे रिलेटेड सभी प्रोडक्ट के बारे में ये सब रिलेटेड एनिमल्स इसमें यूज करते हैं हम लोग। और अभी जो मिल्क होता है ये काफी वैल्यूएबल सप्लीमेंट या फिर एक वैल्यूएबल कंटेंट है हमारे फूड का, बिकॉज इसमें क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों भी काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। सो मिल्क क्या करता है, मिल्क का क्वालिटी ये डिपेंड करता है कि हम ब्रीड के लिए कौन सा एनिमल यूज कर रहे हैं इसके ऊपर। सो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है इन केस ऑफ द डेयरी फार्मिंग। ओके, सो डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, इसमें हम प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इन सभी का, बिकॉज ये मिल्क एक वैल्यूएबल फूड स्टफ है हमारे लाइफ के लिए। एंड मिल्क में मिल्क का क्वालिटी डिपेंड करता है कि हम फार्मिंग के लिए कौन सा ब्रीड यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्रीड को अच्छे से ही चूज करना होता है इसके लिए। अभी इंडिया में कौन कौन से एनिमल मेनली यूज किए जाते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए? सो काऊ, बफेलो, गाय और भैंस को यूज किया जाता है। अभी इसमें सहीवाल, सिंधी, गिर ये इंडियन ब्रीड्स है गाय के। जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉसलैंड ये सब एक्सोटिक ब्रीड है यानी बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं जो कि हमारे काऊ के ही है। बफेलोस के बारे में रेस्ट्रिक्शन है इन सम पार्ट्स ऑफ द एशिया ओनली। नाउ इंडिया में कुछ 6 ब्रीड है, ये अभी हम बफेलो की बात कर रहे हैं। सो इंडिया में कौन कौन से ब्रीड्स पाए जाते हैं बफेलो के? सो इसमें है जाफराबादी, मेहसाना, मुरा, नागपुरी, नीली, सूरती, ये सब गुड मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले बफेलोज इंडिया में पाए जाते हैं। देन कैटल्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। अभी कैटल्स के कौन कौन से फैक्टर के बारे में हमें ध्यान देना होता है अगर हम डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं? सो हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फोडर यानी हम उनको खाना कितना दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें रेशो या फिर उनका न्यूट्रिशन कितना है, ये सब हमें ध्यान देना है। इसके बाद में आता है द सिलेज मेड फ्रॉम द लेग्यूम्स, ग्रासेस, मेज, जवार मेक्स द गुड फीड। यानी कि जो ऑयल प्रोडक्शन के बाद जो भी इन सीड्स का एक्सेस मटेरियल बच जाता है, सो इससे इनके लिए कुछ खाने के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है सिलेज। सो जो कुछ लेग्यूम्स या फिर ग्रासेस होते हैं इन सबको मिला के एक अच्छा सा सिलेज बनता है इन एनिमल्स के लिए या फिर कैटल्स के लिए अगर उसको हम डेयरी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। देन जो सिलेज ये जो है सप्लीमेंट, सो इसके अंदर कुछ ऑयल केक्स भी होते हैं, देन मिनरल्स होते हैं, विटामिन एंड सॉल्ट्स भी होते हैं। अभी हमें कैटल्स के बारे में और क्या क्या ध्यान देना है कि हमारा कैटल्स का हाइजीन कंडीशन हमें मेंटेन करनी है, जो हैंडलर है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। फिर जब भी मिल्किंग करना है यानी जब हमें गाय या भैंस का दूध निकालना है उस टाइम पे हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखना है, दोनों के लिए भी यानी जो हैंडल कर रहा है उसके लिए भी और जो एनिमल है इसके लिए भी। मिल्क का ट्रांसपोर्ट, उसके प्रोडक्ट का स्टोरेज, इन सब के ऊपर भी आपको खर्च और ध्यान देना होता है। रिसेंट ईयर में ये पाया गया है कि जितने भी मशीन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉन्टैक्टलेस तरीके से हम मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट मिल्क को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये अभी डायरेक्टली मशीन्स के थ्रू होता है। नाउ जो शेड है जिसमें हमने एनिमल को रखा हुआ है, ये शेड क्लीन होना चाहिए, ये काफ़ी मस्ट है यानी होना ही चाहिए। प्लस
वहाँ पे एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, उन्हें खाना खाने के लिए भी जगह होनी चाहिए, और पानी और लाइट यानी कि धूप दोनों भी उनको मिलना चाहिए। मिल्क का प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट में आपको पता है कि दही है, क्रीम है, बटर, घी, कंडेंस मिल्क, चीज़ वगैरह ये सब प्रोडक्ट आते हैं। सो इसके लिए भी हमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसमें यूज़ करने होते हैं, जिसमें आता है कि हमें स्टोरेज करने के लिए अलग अलग मशीन्स वगैरह ये सब इसमें यूज़ करने होते हैं। सो ये सब था अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट या फिर डेयरी फार्मिंग। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करना है नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और स्टडी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।